एक जवान डोनाल्ड ट्रंप जो 1970 के न्यूयॉर्क में एक अमीर परिवार का भूखा दूसरा बेटा होते हुए अपना नाम बनाने के लिए बेताब है, चालाक और निर्दयी वकील रॉय कोहन के असर में आ जाता है। कोहन को ट्रंप में एक परफेक्ट शागिर्द दिखाई देता है, ऐसा इंसान जिसमें कच्ची महत्वाकांक्षा है, जीतने की भूख है और जो जीत के लिए कुछ भी करने को तैयार है। न्यूयॉर्क 1973। कांच की ऊंची इमारतों और पुराने अमीर लोगों का शहर, जहां ताकत खुलकर नहीं बोलती, बस फुसफुसाती है। एक धुंधली रोशनी वाले मैनहट्टन सोशल क्लब में, जहां भारी मखमली पर्दे राज छिपाए रखते हैं और अमीर लोगों की हंसी में घमंड मिला होता है, एक जवान डोनाल्ड ट्रंप कमरे को ऐसे देखता है जैसे कोई शिकारी सज्जन बनने का नाटक कर रहा हो। वह अपनी डेट के साथ बैठा है, लेकिन असल में उसके साथ नहीं है। उसकी नजरें उन लोगों पर हैं जो ताकत के असली निशान हैं। वह उन्हें एक एक करके पहचानता है, बैंकर, वकील, रियल एस्टेट के बड़े नाम। उसके लिए वे इंसान नहीं, नक्शे हैं। हर चेहरा ये याद दिलाता है कि दुनिया भले बुरे में नहीं बनती, बल्कि उनमें जो जीतते हैं और उनमें जो बस दूसरों को जीतते देखते हैं। तभी उसकी नजर एक आदमी पर रुकती है, रॉय कोहन। एक नाम जो कानूनी और राजनीतिक गलियारों में चेतावनी की तरह गूंजता है। वह ऐसे बैठा है जैसे उसने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है और किसी बात पर पछतावा नहीं किया। जोसेफ मैककार्थी का पुराना चीफ काउंसिल, रेड स्केयर के समय डर का निर्माता, जिसे लोग नफरत भी करते थे और डरते भी थे, लेकिन एक बात पक्की थी, इज्जत, वो भी ताकत की भाषा वाली। वो खुद ताकत नहीं था, बल्कि वो चिंगारी था जो दूसरों में ताकत जलाती थी। ट्रंप उसे ऐसे देखता है जैसे कोई कीड़ा आग को देखता है, डरते हुए भी खींचता चला जाता है। उनकी बातचीत छोटी मोटी बात से नहीं शुरू होती, बल्कि शिकायत से। ट्रंप, जवान लेकिन अंदर से बहुत चालाक, अपने पिता फ्रेड ट्रंप पर चल रही सरकारी जांच की बात करता है। पुराने तरीके वाला बिल्डर, जिसकी इमारतें ब्रांड नहीं, ईंटों पर चली थीं। सरकार उन पर काले लोगों को घर किराए पर न देने का आरोप लगा रही है। भेदभाव, ऐसा शब्द जो गोंद की तरह चिपक जाता है। ज्यादातर लोग इस पर सावधानी से बोलते, इज्जत, बराबरी या समझौते की बात करते, लेकिन रॉय कोहन नैतिकता की भाषा नहीं बोलता। वह सिर्फ एक ही भाषा जानता है, दबाव की। वह झुककर कहता है कि वो ये मामला सुलझा सकता है, समझौते से नहीं, डर से, दबाव से, लेवरेज से। कोहन हमला खुलकर नहीं करता, वो चुपचाप वार करता है, कोर्टरूम में नहीं, वहाँ जहाँ असली लड़ाइयाँ जीती जाती हैं, परछाइयों में। वह सरकारी वकील को ढूंढता है जो ट्रंप परिवार के खिलाफ केस चला रहा है, और वो कानूनी गलती नहीं, उसकी निजी कमजोरी ढूंढता है। एक तस्वीर, प्रोसिक्यूटर और एक कबाना बॉय के साथ। एक निजी पल जिसे हथियार बना दिया जाता है। कोहन को कोर्ट में मासूमियत साबित नहीं करनी थी, क्योंकि मकसद मासूम दिखना नहीं था, मकसद कंट्रोल था। प्रोसिक्यूटर झुक जाता है, मामला समझौते में निपट जाता है। ट्रंप नाम पर दाग नहीं, बस हल्की सी खरोंच। और उसी पल जवान ट्रंप पहली बार असली ताकत का सबक सीखता है। सच मायने नहीं रखता, मायने रखता है वो सच जो तुम लोगों से मनवा सको। उस दिन ट्रंप के अंदर कुछ बदल जाता है। उसके पिता फ्रेड ने उसे सिखाया था कि चीजें कैसे बनती हैं, लेकिन रॉय कोहन उसे सिखाता है कि राज कैसे किया जाता है। ट्रंप अब कोहन के आसपास घूमने लगता है, क्लाइंट की तरह नहीं, चेले की तरह। वह धुएं से भरे कमरों में उसके साथ जाता है, जहां समझौते कागजों से नहीं, इशारों और छिपी धमकियों से होते हैं। कोहन उसे गढ़ना शुरू करता है, प्यार से नहीं, तेज धार जैसी सोच से। 3 नियम, जिन्हें उसने सलाह की तरह नहीं, हुक्म की तरह कहा। नियम नंबर 1, हमेशा पहले हमला करो। चाहे राजनीति हो, बिजनेस हो या बातचीत, दूसरे को समझ भी ना आए कि जंग शुरू हो चुकी है और तुम पहले ही वार कर दो। नियम नंबर 2, कभी माफी मत मांगो, कभी गलती कबूल मत करो। ग्लानि उन लोगों के लिए होती है जो नियम मानते हैं। कोहन ने कभी नहीं माने और उसे कभी नींद नहीं टूटी। नियम नंबर 3, अगर हार भी जाओ तो भी कहो कि तुम जीते हो। हकीकत मुलायम होती है, लोगों की सोच ही असली ताकत होती है। तुम कहो कि तुम जीते हो और धीरे धीरे लोग मान लेंगे। ट्रंप के लिए ये बातें कड़वी नहीं, साफ थीं। एक ऐसी दुनिया में जहां उसे पुराने अमीरों की मेज पर जगह नहीं मिली, ये नियम किस्मत दोबारा लिखने की चाबी जैसे लगे। कोहन उसे अपने घेरे में और अंदर खींचता है, महंगे सूटों, तेज मुस्कुराहटों और आधी रात के बाद होने वाले सौदों की दुनिया में। वह उसे दिखावे की अहमियत समझाता है। कपड़े, चाल, मौजूदगी, कमरे में कैसे कदम रखना है, इससे पता चलता है कि तुम उस कमरे पर हक जमाओगे या नहीं। और ट्रंप सुनता है, सीखने वाले बिजनेसमैन की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे अभिनेता की तरह जो अपना किरदार खुद बना रहा है। एक रात कोहन उसे एक निजी पार्टी में बुलाता है। वो पार्टी खुशी के लिए नहीं, बल्कि शौक की हद पार कर देने वाली थी। अंदर की हवा में ऐशो आराम घुला था। सिगरेट का धुआं झूमरों के आसपास ऐसे घूम रहा था जैसे भूतिया उंगलियां हवा में तैर रही हों। लोग धीमी रोशनी में बेफिक्र चल रहे थे, महंगी शैंपेन के साथ ऐसी हंसी हंस रहे थे जिसमें खुशी नहीं, सिर्फ अहंकार था। ट्रंप इन ऐश भरे गलियारों से गुजरता है और अचानक एक कमरे के पास रुकता है। एक कमरा जो इत्र की महक और सायों से भरा था, और रेशमी चादरों और धीमी कराहों के बीच रॉय कोहन खुद था, घिरा हुआ, बिना शर्म के। एक ऐसा आदमी जिसकी सार्वजनिक छवि सख्त और रूढ़िवादी ताकत की थी, लेकिन जिसकी निजी जिंदगी सब जानते थे, बस अनदेखा करते थे क्योंकि उन्हें उसकी ताकत चाहिए थी।
ट्रंप कुछ पल देखता है, हैरानी से नहीं बल्कि शांत दिमाग से, जैसे कुछ समझ रहा हो। उसी पल उसे एक अहम बात समझ आती है, बदनामी सिर्फ उन्हीं को तोड़ती है जो टूटने देते हैं। कोहन अपनी दोहरी जिंदगी जीता है और फिर भी बचा रहता है क्योंकि वह कभी माफी नहीं मांगता। वह नियमों से नहीं, कहानी को अपने हिसाब से मोड़कर जीतता है। कुछ वक्त बाद ट्रंप की नजर खुद से भी बड़े मकसद पर जाती है। मैनहट्टन के दिल में खड़ा एक पुराना सड़ा हुआ होटल, द कॉमोडोर। जहां बाकी लोग एक बदसूरत इमारत देखते हैं, वह वहां एक ताज देखता है जो बस कब्जा किए जाने का इंतजार कर रहा है। वह इस बार अपने पिता से मंजूरी लेने नहीं जाता। फ्रेड ट्रंप मोहल्लों के लिए बिल्डिंग बनाते थे, लेकिन डोनाल्ड चाहता है कि उसका नाम आसमान पर उभरे। वह कॉमोडोर होटल को एक चमकदार हयात होटल में बदलने का प्लान बताता है। लोग मजाक उड़ाते हैं, बैंक भरोसा नहीं करते। शहर जो पहले ही पैसों के संकट में डूबा है, उस टूटी फूटी बिल्डिंग को बोझ समझता है, कोई भविष्य की पहचान नहीं। तभी कोहन कदम रखता है। अपनी खास तरकीब, थोड़ी मीठी बात और थोड़ी छिपी धमकी से वह अधिकारियों पर दबाव डालता है। अनरिलीज्ड टेप्स की फुसफुसाहट फैलती है, ऐसी रिकॉर्डिंग जो सिटी नेताओं के भ्रष्ट होने का सबूत बन सकती हैं। सिटी हॉल घिर जाता है और एक चौंकाने वाला फैसला लेता है, $160 मिलियन का टैक्स माफ। जनता का पैसा एक प्राइवेट बिल्डर को तोहफे में। लोग चिल्लाते हैं, गरीब पूछते हैं, जब हम संघर्ष कर रहे हैं तो अमीरों के लग्जरी होटल को मुफ्त मदद क्यों? लेकिन जिस नजर से कोहन ने ट्रंप को देखना सिखाया, उसमें गुस्सा कोई रुकावट नहीं, वह बस पीछे चलने वाला शोर है। कॉमोडोर अब ग्रैंड हयात बन जाता है। शीशा, सोना और बड़ी महत्वाकांक्षा। यह इमारत सिर्फ सुधारी नहीं गई, इसे नए नाम के साथ दोबारा जन्म दिया गया। ट्रंप नाम के साथ अब सफलता का स्वाद अलग लगता है। कैमरे उसकी ओर मुड़ते हैं। न्यूयॉर्क की प्रेस, जिसे हमेशा एक नए पूंजीवादी हीरो की तलाश रहती है, ट्रंप में एक परफेक्ट चेहरा देखती है। एक ऐसा आदमी जो बड़े बोल बोलता है, जो जीत की बात ऐसे करता है जैसे वो एक धर्म हो, उसे यह सब पसंद आता है। कैमरों की चमक सिर्फ ध्यान नहीं, एक तरह की मंजूरी जैसी लगती है। फ्रेड ट्रंप ने चुपचाप बनाया, डोनाल्ड ट्रंप शोर मचाकर बनाता है, और उसके लिए यही असली तरक्की है। अगला कदम, ट्रंप टावर। अंदर संगमरमर, शीशे, यहाँ तक कि इमारत के भीतर झरना। यह सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि खुद की कहानी को पत्थरों में तराशने की कोशिश है। जब उसका पिता सस्ती और जरूरी हाउसिंग पर ध्यान देता है, डोनाल्ड अपने पिता के प्रोजेक्ट्स को छोटा कहता है। यह सिर्फ इमारतों की लड़ाई नहीं, यह दो पीढ़ियों की सोच का टकराव है। फ्रेड ट्रंप ने घर बनाए, डोनाल्ड ट्रंप निशान बनाता है। रॉय कोहन दूर से देखता है और खुश होता है। उसने कुछ गढ़ा है, एक ऐसा इंसान जो सिर्फ ताकत के खेल में हिस्सा नहीं लेता, बल्कि उस रॉय कोहन देखता है और अंदर ही अंदर खुश होता है। उसने कुछ ऐसा बनाया है, एक ऐसा इंसान जो सिर्फ ताकत के खेल में हिस्सा नहीं लेना चाहता, बल्कि उसे पूरी तरह अपने कंट्रोल में लेना चाहता है। बाहर की दुनिया बदल रही है। रीगन का दौर शुरू हो रहा है। देशभक्ति नए चमकदार नारों और टीवी पर मुस्कुराते चेहरों के साथ वापस आ रही है। टीवी पर रोनाल्ड रीगन एक मजबूत और गर्व से भरे अमेरिका की बात करता है, एक ऐसा देश जिसे बाहर वाले इज्जत नहीं दे रहे। बड़े बड़े बोर्डरूम की टेबलों पर ट्रंप और रॉजर स्टोन जैसे लोग ये सब सुनते हैं, देश के प्यार से नहीं, बल्कि दिमाग में योजना बनाते हुए। जब रीगन का नारा सामने आता है, लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ट्रंप सिर्फ हामी सिर नहीं हिलाता, वह उस लाइन को अपने दिमाग में रख लेता है, जैसे एक फाइल जिसका नाम है भविष्य। ताकत की एक अजीब आदत होती है, एक बार मिल जाए तो भूख बन जाती है, थोड़ा देर हाथ में रहे तो लत बन जाती है। मैनहट्टन की चमकती रोशनी में ट्रंप ऊपर उठता दिखता है, लेकिन ट्रंप टावर के सुनहरे शीशों के अंदर कुछ और गहरा बन रहा होता है। रॉय कोहन ने उसे एक हथियार की तरह गढ़ा, उसे चमकाया, तेज किया, और अब वो हथियार खुद चलने लगता है। कोहन सावधानी की सलाह देता है, लेकिन ट्रंप अब योजना से नहीं, भूख से काम लेता है। अटलांटिक सिटी उसे बुलाती है, अहंकार के रेगिस्तान में एक चमकता सपना बनकर। ट्रंप ताजमहल, एक ऐसा कसीनो जो इतना बड़ा, इतना चमकदार, इतना दिखावटी हो कि वह सिर्फ अमीरी का वादा नहीं करे, बल्कि पूजा जैसी अहमियत दे। कोहन उसे चेतावनी देता है, नंबर झूठ नहीं बोलते, कर्ज उन झूमरों से भी ऊंचा होने वाला है जिन्हें ट्रंप उस संगमरमर के महल में टांगने की सोच रहा है। लेकिन ट्रंप अब छात्र की तरह नहीं सुनता, वह ऐसे बोलता है जैसे किस्मत खुद उसके साथ खड़ी हो। वह काम शुरू करता है। सीमेंट, रोशनी, सोने के अक्षर। इमारत तेजी से ऊपर उठती है, बहुत तेज, और पैसे खून की तरह बहने लगते हैं। लेकिन ट्रंप रुकता नहीं, क्योंकि उसकी नजर में रुकना मतलब कमजोरी दिखाना है, और वह कमजोर कभी नहीं दिखना चाहता, ना दुनिया के सामने, ना अपने पिता के। फ्रेड ट्रंप दूर से देखता है। वह एक अलग अमेरिका का आदमी है, जहां लोग बिना कैमरे के चुपचाप मेहनत करके नाम बनाते थे। फ्रेड इस नए तरह की सफलता को नहीं समझता जिसे उसका बेटा चाहता है। उसके लिए छोटे कमर्शियल अपार्टमेंट और स्थिर कमाई ही असली गर्व है। लेकिन डोनाल्ड को तमाशा चाहिए। उसे कसीनो, ऊंची इमारतें, ऐसे संगमरमर के फर्श चाहिए जिनकी गूंज खुद की पूजा जैसी लगे।
और इस चमकती लड़ाई के पीछे एक और कहानी छुपी है, बहुत शांत, बहुत दर्दनाक। फ्रेड ट्रंप जूनियर। फ्रेड जूनियर को वारिस बनना था, वो सबसे बड़ा बेटा था, लेकिन जमीन जायदाद की जगह उसने आसमान चुना। वो TWA का पायलट बना। ज्यादातर लोग इसे गर्व की बात मानते, लेकिन फ्रेड सीनियर के लिए ये शर्म की बात थी। उसने ताना मारा, पंखों वाला बस ड्राइवर। ये बात धुएं की तरह पूरे परिवार में फैल गई। कभी हंसमुख और चमकता हुआ दिखने वाला फ्रेड जूनियर धीरे धीरे बुझने लगा। बाप का दबाव, हर नजर में छुपी निराशा, खाने की मेज पर ठंडी चुप्पी, ये सब उसे अंदर से तोड़ने लगा और वो शराब की तरफ खींच गया। शराब सवाल नहीं पूछती, बस लेती जाती है। वो गिरता गया, एक फ्लाइट मिस, फिर दूसरी। उसका करियर फिसलने लगा, जिंदगी सिमटने लगी और ट्रंप परिवार, जो सिर्फ सफल लोगों को मान देता था, उससे नजरें मोड़ने लगा। ट्रंप टावर ऊपर उठता गया, फ्रेड जूनियर नीचे गिरता गया। और एक दिन वो हमेशा के लिए गिर गया। उसकी मौत शोर वाली नहीं थी, कोई अखबार नहीं, कोई मीटिंग में चर्चा नहीं, बस चुप्पी। और कई बार चुप्पी सबसे ज्यादा चिल्लाती है। उसकी माँ मैरी एन गम में सिकुड़ गई, एक ऐसे बेटे के लिए रोती हुई जो उम्मीदों के बोझ में दबकर खो गया। उधर डोनाल्ड नहीं रुका, वो एक नए मैदान में कदम रख चुका था, विरासत की लड़ाई में। फ्रेड सीनियर बूढ़े होने लगे, दिमाग धुंधला होने लगा। एक वक्त का तेज दिमाग अब अपने ही घर में अजनबी जैसा घूमने लगा। लेकिन डोनाल्ड को बीमार बाप नहीं दिखता था, उसे सिर्फ ताकत बदलती हुई नजर आती थी। वो चालें चलने लगा, ऐसे कदम की उसकी पकड़ भाइयों बहनों की हिस्सेदारी पर मजबूत हो जाए। उसके कर्ज सिर पर मंडरा रहे थे, लेकिन डरने की बजाय वो और फैलने लगा और हथियाने लगा। उसकी माँ देखती रही, एक बेटा मर गया, दूसरा बेटा कुछ और ही बनता जा रहा है। तभी आती है इवाना। उसे ट्रंप के क्लब में घुसने नहीं दिया गया क्योंकि वो खास लोगों के लिए था। ट्रंप ने मौका देखा, सिर्फ प्यार का नहीं, इमेज का। उसने उसका एंट्री पास भर दिया, सब कुछ ऐसे संभाला जैसे कोई सीन शूट हो रहा हो। वो उसके पीछे एस्पेन तक जाता है, प्रेमी की तरह नहीं, जैसे कोई खिलाड़ी नई जमीन कब्जा करने जा रहा हो। वो उसे डेट पर चलने को कहता है, ऐसे नहीं जैसे कोई पूछ रहा है, बल्कि ऐसे जैसे यकीन हो कि दुनिया उसकी मर्जी से ही चलेगी। दोनों शादी कर लेते हैं। कुछ समय के लिए ट्रंप की दुनिया अजय लगती है। इवाना सिर्फ पत्नी नहीं रहती, वो ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ताकत बन जाती है। तेज दिमाग, सख्त फैसले, काम में तेजी, उसकी वजह से सौदे जल्दी पूरे होने लगते हैं, सिस्टम साफ होता जाता है। मीडिया उसे नोटिस करने लगता है, लोग उसके इंटरव्यू सुनते हैं। और डोनाल्ड जलने लगता है। कैमरे अब उसकी नहीं, उसकी पत्नी की तरफ मुड़ने लगते हैं। सवाल अब इवाना की सोच पर होने लगते हैं। जिस साम्राज्य को उसने अपने नाम पर खड़ा किया था, वहां अब धीरे धीरे उसकी जगह एक दूसरी आवाज गूंजने लगती है, इवाना की। एक रात ठंडी बेरहम सच्चाई के नाम पर वो उसे कहता है, अब तुम मुझे आकर्षक नहीं लगती। वो अपने अफेयर्स, मॉडलों, अपनी गुप्त जिंदगी का जिक्र नहीं करता, बस वही बात बोलता है जो उसके अहंकार को चोट पहुंचाए। इवाना भी चुप नहीं रहती, वो भी पलटकर वार करती है, उसे मोटा कहती है, गंजा कहती है, यहाँ तक कि उस ब्रेस्ट सर्जरी का मजाक उड़ाती है जो उसने दबाव देकर कराई थी। माहौल काला हो जाता है। गुस्सा, शर्म, ताकत की लड़ाई, और फिर वो जबरदस्ती करता है। बाहर से चमकदार दिखने वाली ये शादी असल में अहंकार और कंट्रोल का एक शांत युद्ध बन जाती है। ट्रंप अम्फेटामिन वाली दवाइयां लेने लगता है, गोलियां ऐसे खाता है जैसे जिंदगी में शॉर्टकट ढूंढ रहा हो। उसका डॉक्टर बार बार चेतावनी देता है, दवाइयों के साइड इफेक्ट, वजन, बाल झड़ना। मगर ट्रंप सिर्फ सुनता है, समझता नहीं, क्योंकि उसकी नजर में दिखावट ही ताकत है, और ताकत बूढ़ी नहीं हो सकती। उधर न्यूयॉर्क के मेयर एड कोच से उसकी दुश्मनी बढ़ती जाती है। कोच उसे खुलकर चुनौती देता है, उसके प्रोजेक्ट्स पर सवाल उठाता है, उसकी नियत पर शक करता है। ट्रंप नीतियों से नहीं, अखबारों से जवाब देता है। वो हमला करता है, मजाक उड़ाता है, कीचड़ उछालता है। उसका पहला नियम हमेशा हमला करो। जब ट्रंप बाहर लड़ाइयां लड़ रहा होता है, रॉय कोहन अंदर से हारने लगता है। वकालत संघ उसे गैरनैतिक हरकतों की वजह से लाइसेंस खत्म करने की तैयारी करता है। सालों की चालबाजी अब उसी पर भारी पड़ने लगी है। उसी वक्त एक और काली सच्चाई उसे पकड़ लेती है, रॉय को एड्स हो जाता है। लेकिन वो इसे मानने से इनकार करता है, क्योंकि उसके लिए बीमारी मानना मतलब कमजोरी मानना है। उसका प्रेमी रसेल भी बीमार होता जाता है। एक दुर्लभ नरम पल में कोहन ट्रंप से कहता है कि रसेल को हयात होटल में ठहरा दे। ट्रंप मान जाता है, लेकिन जैसे जैसे रसेल की हालत बिगड़ती है, ट्रंप उसे वहां से निकलवा देता है, ये कहकर कि गेस्ट शिकायत कर रहे हैं। ये कारोबार नहीं, त्याग था। जिस पल कोहन उसके काम का नहीं रहा, ट्रंप ने दूरी बना ली। एक दिन सड़क पर रॉय उससे भिड़ता है, शरीर कमजोर है मगर गुस्सा अब भी जिंदा। वो ट्रंप को धोखेबाज कहता है, एहसान फरामोश, एक ऐसा आदमी जो वफादारी लेता है और फिर उसे पुराने कोट की तरह फेंक देता है। ट्रंप ना बहस करता है, ना माफी मांगता है, बस ठंडे चेहरे से देखता रहता है। रसेल की मौत हो जाती है, और शायद एक आखिरी इंसानी इशारे के रूप में ट्रंप कोहन को मारे लागो ले जाता है।
धूप वाले फ्लोरिडा में एक जन्मदिन पार्टी, सब कुछ सजावटी नकली ग्लैमर जैसा। मेज सजी है, हल्की संगीत चल रहा है और ट्रंप उसे गिफ्ट देता है, अपने नाम वाली डायमंड कफलिंग्स। कोहन कांपते हाथों से डिब्बा खोलता है, तभी इवाना झुककर हल्की मुस्कान में कहती है, ये असली हीरे नहीं हैं, जिरकोनियम हैं। नकली, जैसे वो दुनिया जो उन्होंने मिलकर बनाई थी। केक आता है और रॉय कोहन, वही आदमी जो कभी सीनेटरों को डरा देता था, धीरे से रो पड़ता है। वो चुपचाप उठकर निकल जाता है, जैसे कोई भूत पहले ही इस दुनिया से आधा जा चुका हो। 1986 में उसकी मौत हो जाती है। ना अखबारों ने उसे याद किया, ना उसका कोई उजला नाम बचा। वो दफन हो जाता है अपने राजों के साथ। और जिस आदमी को उसने बनाया था, वो अकेला रोशनी में आगे बढ़ जाता है। ट्रंप ऑपरेशन करवाता है, लिपोसक्शन, सिर की सर्जरी, चेहरे की बनावट तक बदलवा देता है। जैसे उसने अपनी छवि बदली, वैसे ही अपना चेहरा भी। फिर उसकी मुलाकात होती है टोनी श्वार्ट्ज से, जो द आर्ट ऑफ द डील लिखने वाला घोस्ट राइटर बनता है। ट्रंप रॉय कोहन के नियमों को तोड़-मरोड़ कर ऐसे बोलता है जैसे वो उसके खुद के बनाए हुए हों। अब वो छात्र नहीं रहता, वो खुद को गुरु की तरह पेश करता है। वो इतिहास को ऐसे लिखवाता है कि हर सोच, हर लाइन की शुरुआत उसी से लगे। छवि ही अब हकीकत बन जाती है। एक शाम न्यूयॉर्क की ऊंची इमारतों को देखते हुए, वही स्काईलाइन जिसे वो चाहता है कि और ज्यादा जगहों पर उसका नाम हो, वो टोनी से महानता की बात करता है। जीत की, खून की ताकत की, उन खून की लकीरों की जो उसके हिसाब से राज करने के लिए पैदा होते हैं और बाकी लोग सिर्फ देखने के लिए। उसके पीछे अमेरिकी झंडा हवा में लहरा रहा होता है, एक देश का प्रतीक, और साथ ही एक मंच, एक ऐसे आदमी के लिए जिसने सिर्फ खेल खेलना नहीं सीखा, बल्कि उसके नियम बदलना भी सीख लिया। ताकत, नाम, छवि, सब कुछ कांच की ऊंची मीनार की तरह चमक रहा है। लेकिन कांच सिर्फ चमकता नहीं, कभी कभी टूट भी जाता है।